हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट लॉज ऑफ डिमांड। आज मैं आपको डिमांड और लॉज ऑफ डिमांड के बारे में बताना चाहती हूँ। पर्टिकुलर डिमांड मीन्स क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक में जितने भी जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन डिमांड। की जब हम कंज्यूमर जब तक डिमांड नहीं करेगा तब तक प्रोड्यूसर उसको जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। देन डिमांड होती क्या है, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा। तो डिमांड ये होती है कि डिमांड मीन्स दोज वेरियस क्वांटिटी of a given commodities, those various quantity of a commodity which the consumer will purchase in the market। तो डिमांड मीन्स ये होता है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटीज जिनको एक कंज्यूमर जो है वो मार्केट में परचेज करना चाहता है एट अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑन ए सर्टेन प्राइस, कि जिसका प्राइस भी आपको दिया हुआ होता है और जो है जिसका प्राइस भी आपको दिया हुआ होता है और टाइम पीरियड भी पर्टिकुलर फिक्स होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब एक कंज्यूमर मार्केट में जो कमोडिटी परचेज करता है, इट इज नॉन एज डिमांड। तो इट इज क्लियर कि डिमांड मीन्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसको आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में मार्केट में गिवन प्राइस पर जो है वो परचेज करने के लिए रेडी होते हो। तो इट मीन्स डिमांड में किन किन फैक्टर्स का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। सबसे पहले होता है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स होना कंपलसरी है। डिमांड के लिए सबसे पहले ह्यूमन वांट्स होना कंपलसरी है। वांट्स के बाद जो है आपके पास जो है वो डिजायर होना कंपलसरी है। डिजायर के बाद उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज होना कंपलसरी है और रिसोर्सेज के बाद उन रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने की विलिंगनेस होना कंपलसरी है। तो डिमांड में जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले डिजायर और इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। डिजायर समझ लीजिए, वांट समझ लीजिए, इंटेंसिटी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। सेकंड फैक्टर्स होता है मींस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और थर्ड होता है विलिंगनेस, इट मींस यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस दीज रिसोर्सेज। तो डिमांड मीन्स वही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में जाकर के आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज की जो क्वांटिटी परचेज करके लाते हो एक सर्टेन टाइम पीरियड में ऑन सर्टेन प्राइस, देन इट इज नॉन एज डिमांड। तो पर्टिकुलर आपकी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के डिमांड कहलाई जाएगी कि ये मेरी जो है वो इसकी डिमांड है। अब द फैक्टर विच आर अफेक्टेड डिमांड। अब आप क्या समझते हो कि आपकी पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी की डिमांड है, तो डिमांड इज अफेक्टेड फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। डिमांड की जो लिंक होती है वो ओनली प्राइस से नहीं होती है, बल्कि लॉट ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टेड टू डिमांड। की डिमांड को आपकी पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है, इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें प्राइस ही आता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी को मार्केट में अगर परचेज करना चाहते हो तो आप सबसे पहले जो आप रेडी होंगे परचेज करने के लिए वो उसके प्राइस को लेकर के होंगे। आप प्राइस के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हो कि कॉस्ट है वो हाई है, लोअर है, पहले क्या थी, अभी क्या है, आगे क्या हो जाएगी। तो आप पूरा प्राइस की पूरी हिस्ट्री को इवेल्युएट करने के बाद आप जो है उसको परचेज के लिए रेडी होते हो। इफ यू नो दैट द प्राइस इज हाई, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस हाई है, देन यू कैंसिल योर डिमांड, यू आर कैंसिल योर डिमांड, तुम अपनी डिमांड को कैंसिल कर देते हो। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले यही होगा कि प्राइस जो है वो पावरफुल फैक्टर होता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्टेड करने के लिए। सेकंड होता है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। अब आपको प्राइस तो ठीक है, चल रहा है, हाई है, लो है, कोई बात नहीं, बट आप उसको पसंद भी करते हो नहीं हो, आपके प्रेफरेंस में भी वो कमोडिटी है या नहीं है, आप उसके हैबिचुअल होगा। जैसे कुछ लोग कॉलगेट के हैबिचुअल होते हैं तो कॉलगेट परचेज करेंगे, कॉलगेट के प्राइस किसी भी हाई हो जाओ। जैसे किसी को टाइटन, वुडलैंड, इनके शूज़ जैसे टाइटन की घड़ी वॉच पसंद है, वुडलैंड के शूज़ है। तो आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर के अगर आप हैबिचुअल हो जाते हो कि नहीं मुझे तो वही कंज्यूम करनी है, टाटा चाय मीन्स टाटा की चाय या जो भी कुछ है एक्सेट्रा, तो हम वही परचेज करके लाते हैं, प्राइस के साथ उसका नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स या फैशन। फैशन क्या चल रही है, एटलीस्ट हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कमोडिटी को परचेज करते हैं। तो दीज आर द सेकंड फैक्टर विच अफेक्टेड द डिमांड, कि आपका टेस्ट है, आपका प्रेफरेंस है, आपकी हैबिट है, फैशन क्या चल रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड क्रिएट करोगे। नेक्स्ट आता है चेंज इन इनकम। नेक्स्ट जो पावरफुल फैक्टर्स होता है जो डिमांड को अफेक्टेड करता है, इट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम को हम यहाँ इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोटेड करते हैं। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर जो होती है वो भी डिमांड को अफेक्टेड करती है। अगर आपकी इनकम हाई हो जाती है तो आपके थ्रू डिमांड भी हाई हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम लोअर हो जाती है तो आपकी डिमांड में भी लोअर चेंजेस हो जाएंगे। तो इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो हम हमारे एक्सपेंडिचर को करते हैं। हाई इनकम हाई डिमांड, लो इनकम लो डिमांड होती है। उसके बाद होता है चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का साइज जो है इंक्रीज हो गया हो, कि जैसे पहले हम
100 करोड़ थे एंड रिसेंट टाइम 131 करोड़, देन डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज वी आर इंक्रीज्ड। तो अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है इट मीन्स जो है वो डिमांड हाई होगी, और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन डाउनफॉल में है या डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज नहीं हो रही है, तो जहाँ इंक्रीज नहीं हो रही है वहाँ डिमांड कांस्टेंट रहेगी, जहाँ पॉपुलेशन में डाउनफॉल आ रहा है वहाँ डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। तो डायरेक्ट लिंक होती है हाई पॉपुलेशन या हाई साइज ऑफ पॉपुलेशन देन हाई डिमांड, लो साइज ऑफ पॉपुलेशन देन लो डिमांड। नेक्स्ट आता है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन गुड्स। अब हमारी पर्टिकुलर डिमांड को सब्सटीट्यूशन गुड्स के प्राइस भी अफेक्टेड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोलगेट यूज कर रही हूँ, कोलगेट के प्राइस क्या है 58 है, 85 है। अब नेक्स्ट जो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है उसका नियर क्रॉस सब्सटीट्यूट ले लीजिए, तो आप कुछ पेप्सोडेंट ले लीजिए, रेड ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। अब अगर उसका प्राइस डाउन हो गया तो मैं मेरी कोलगेट की डिमांड को पोस्टपोन कर दूंगा और उसको कंज्यूम करने जाऊंगा। तो सब्सटीट्यूशन गुड्स के जो प्राइस होते हैं इट इज ऑल्सो अफेक्टेड द डिमांड। सब्सटीट्यूशन वो होता है जिनको आप परफेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि इसको निकाल करके इसकी जगह आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, कि लक्स नहीं तो जो है किसी और काइंड की जो है डव ले लो, और कोई सॉफ्ट जो है आप जो करते हो वो आप यूज कर सकते हो, आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो अगर सब्सटीट्यूशन गुड्स के प्राइस में चेंज हो गया तो आपकी डिमांड में भी चेंजेस होना कंपलसरी होता है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि सब्सटीट्यूशंस तो वो होते हैं जिनको आप परफेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, कि इस कोको कोला को हटा करके पेप्सी पी लूंगा काम चल जाएगा क्योंकि पेप्सी के प्राइस डाउनफॉल में हो रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर। जब तक आपके पास वो दोनों नहीं होंगे, सपोज कीजिए पेन है, मार्कर है बट इंक नहीं है, तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इस मार्कर का। कार है बट पेट्रोल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस में चेंजेस होने से क्या होगा कि हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कार खरीदते समय हम पेट्रोल के प्राइस को नहीं देखते, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि आप इंक, अगर आप इंक पेन ले रहे हो तो बेटर सोचोगे यार इंक के प्राइस हाई हो रहे हैं, उससे बेटर मैं बॉल पेन को परचेज कर लूँ। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइस होंगे वो भी आपकी डिमांड को अफेक्टेड करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनका दोनों का साथ में कंजम्पशन होता है, फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। नेक्स्ट आता है चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड की कंडीशन चेंज हो गई देन डिमांड विल ऑल्सो चेंजेस। ट्रेड की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी कंट्री में इस स्टाइल से ट्रेड साइकिल चलते हैं, अप एंड डाउन होता है, बूम्स है और ये क्राइसिस की सिचुएशन है, ये इस स्टाइल की सिचुएशन इकोनॉमिक में क्रिएट होता है। तो जब इकोनॉमिक में बूम की सिचुएशन होती है तो उस वक्त सब भी पॉजिटिव चलता है, प्राइस हाई होते हैं बट इनकम भी इंक्रीज होती है, देन डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। बट इन क्राइसिस देयर इज नो इनकम, नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड नो डिमांड। जब आपके पास इनकम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपके थ्रू किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी नहीं की जाएंगे। तो डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड बूम हाई डिमांड एंड इन क्राइसिस लो डिमांड। नेक्स्ट आता है चेंज इन एमपीएस, कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग क्या कह रहा है, आपकी सेविंग की टेंडेंसी क्या है। अगर कंज्यूमर अपनी सेविंग की टेंडेंसी को चेंज कर देता है तो आपकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है वाई की स्प्लिटिंग होती है सी प्लस आई या सी प्लस एस में होती है। अगर ये तो आपकी कंजम्पशन हो गया, ये आपकी सेविंग होगी। कंजम्पशन मीन्स वही आपकी डिमांड और वही आपकी सेविंग। तो अब इसमें अगर आप इसको हाई कर देते हो, पहले आप 40 बचाते थे और 60 खर्च करते थे, अब आप 60 सेव करते हो, 40 ये है। तो यहाँ पर अगर आपका कंजम्पशन लोअर हो गया है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग इंक्रीज हो गई है, आप सेव ज़्यादा करते हो, लोगों को पैसे को ज़्यादा बचाने की टेंडेंसी हो गई, कंजम्पशन लेवल को उन्होंने डिक्रीज कर दिया, तो कंट्री में डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इफ़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग विल इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज। अगर सेविंग की टेंडेंसी हाई हो रही है तो डिमांड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शो होगा। उसके बाद है चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर, और जिस स्टाइल से क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, वेदर में चेंजेस होता है, पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इससे कुछ समय पहले विंटर सीजन था तो वुलन क्लॉथ्स की डिमांड थी, अब आपका समर आ गया है तो कोल्ड ड्रिंक्स और कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड है। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद जो है रेनी सीजन आ जाएगा तो रेनकोट गमबूट्स उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है वेदर चेंज होते ही पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी चेंज हो जाती है। जिस स्टाइल का क्लाइमेट और जिस स्टाइल का वेदर कंडीशन होती है उसी स्टाइल की डिमांड होती है। उसके बाद एक्सेप्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस, की ऐसी आपको एक्सेप्टेशंस है कि इन फ्यूचर प्राइस चेंज हो जाएंगे, तो रिसेंट में आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। अब फ्यूचर में किस स्टाइल से चेंज होंगे, कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे तो आज आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे देन रिसेंट टाइम में आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस में डाउनफॉल आने वाला है
है तो रिसेंट में आपकी डिमांड में डाउनफॉल हो जाएगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे भी ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में प्राइस की क्या कंडीशन होगी, उस पर भी आपकी जो है रिसेंट टाइम की डिमांड है डिपेंड करती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज की। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि गवर्नमेंट ने अगर आपकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर रखी है, इट मीन्स टैक्स की रेट हाई है, और अगर लिबरल पॉलिसी है देन टैक्स की रेट लोअर है। टैक्स की रेट हाई होने का मतलब है आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बच रही है वो डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो लोअर होगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम लोअर होगी तो आपकी डिमांड भी लोअर होगी। तो टैक्स की रेट हाई होने का आपकी डिमांड पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर गवर्नमेंट की। और अगर गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है, टैक्स को रिड्यूस कर रखा है, बहुत सारे टैक्सेस हटा भी लिए हैं, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम हाई होगी तो आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी हाई होगी। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या बोल रही है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ी है तो फिर आपके पास मनी की सप्लाई लोअर हो जाएगी, और जब आपके पास मनी की सप्लाई लोअर हो जाएगी तो आप डिमांड को क्या कर दोगे, कंट्रोल कर लोगे। और अगर गवर्नमेंट ने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो एक्सपेंशन करना चाहता है मनी की सप्लाई का, तो आपके पास भी मनी की सप्लाई लार्ज अमाउंट में होगी तो आपकी डिमांड में एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अगर मनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लिबरल है देन डिमांड का एक्सपेंशन होगा, और अगर वो रिगिड है, कंट्रोल है, स्ट्रिक्ट है, बाउंडेशंस है, तो आपकी डिमांड लोअर हो जाएगी। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज की। टेक्निकल नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि टेक्निकल नॉलेज का एक्सपेंशन हो रहा है, हाई फाई हो रही है, अपडेट हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, हाई क्वांटिटी में सप्लाई हो रही है, तो ऐसे में आप भी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दोगे। और अगर आपको लग रहा है कि टेक्निक है ही नहीं, अपडेट ही नहीं है, वही ऑब्सोलेटेड है, वही बैकवर्ड है, टेक्निक के अकॉर्डिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो आपके थ्रू जो है पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन दीज आर द फैक्टर विच अफेक्टेड डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कि आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी और पर्टिकुलर उसको डिमांड को अफेक्टेड करने वाले ये फैक्टर। अब है डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शंस मीन्स होता है विच फैक्टर्स which variables are affected the demand, then a large scale of factors are affected demand. डिमांड फंक्शन से हमारा मतलब होता है कि एटलीस्ट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। देन एयर पी एक्स पी वाई टी पी एक्सेट्रा जितने भी हैं इन सब फैक्टर्स को यहाँ लिख सकते हो, पर पर्टिकुलर ये होता है कि आपको अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है, पी एक्स मीन्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस है, पी वाई मीन्स जो है वो रिलेटिव गुड्स है उसका प्राइस है, वाई मीन्स कंज्यूमर की इनकम है, टी मीन्स जो है वो उसका टेस्ट है, और पी मीन्स उसके प्रेफरेंस है, जी मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप इस स्टाइल से इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर देते हो। देन डिमांड इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल्स हैं और डिमांड इनका फंक्शन है। जिस स्टाइल से इन वेरिएबल में चेंजेस हो जाएगा पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड भी जो है वो चेंजेस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मीन्स ये होता है, यहाँ तो मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया, अब आता है डिमांड शेड्यूल। देन डिमांड शेड्यूल मीन्स होता है कि क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड इन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन प्राइस शोन इन ए शेड्यूल, कि एक पूरी शेड्यूल होती है ये, उस शेड्यूल में आपको ये बताया जाता है कि इन पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट में आपकी पर्टिकुलर किसी कमोडिटी को लेकर के डिमांड क्या थी। तो 2 थे तो आप 10 कमोडिटी कंज्यूम करते थे, 3 थे तो 3 होते ही प्राइस हाई हो गए तो आपने जो है वो डिक्रीज कर दिया, 4 होते ही आपने और ज़्यादा कम कर दिया, और 5 होते ही हो सकता आपने और ज़्यादा डाउनफॉल में कर दिया। तो इस स्टाइल से आपके इसमें जो है वो डाउनफॉल आ रहा है कमोडिटीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर क्या है, ये तो है आपके प्राइस और दीज आर द यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। अब देखिए इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और ये कंटिन्यूस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ आपके प्राइस देखिए कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं और ये जो है कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। तो डिमांड शेड्यूल जो है वो आपकी ये बताएगी, ये जो है टोटल वो आपकी डिमांड शेड्यूल कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं कि टोटल आपको जो है आपको एक इस स्टाइल से टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने प्राइस लिए और यहाँ पर मैंने ये लिए, और आपको एक इस स्टाइल से एक ग्राफ भी जो है डिमांड का वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉन एज डिमांड शेड्यूल विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी, जिसमें आपने डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये होती है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सेकंड इज मार्केट। तो दिस इज ओनली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये मैं आपको एक इंडिविजुअल का एग्जांपल बता रही हूँ। इंडिविजुअल मीन्स होता है आपकी खुद की पर्सनल, एक अकेली फर्म की
या एक अकेले पर्सन की। इंडिविजुअल्स मीन्स होता है आप एक के बारे में बता रहे हो, और मार्केट मीन्स क्या हो रहा है कि आप अलग अलग लोगों के बारे में। सपोज कीजिए इसमें मैं ए और बी को ऐड कर दूं कि ये जो है वो 15 मांगता है, फिर 10 पे आ जाता है, फिर 8 पे आ जाता है, और फिर 5 पे आ जाता है। सपोज कीजिए इस स्टाइल का कोई होगा, तो इसका जो डिमांड शेड्यूल होगा वो थोड़ा सा हाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वापस एक बार अगेन समझिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। तो दिस इज इंडिविजुअल एंड दिस इज मार्केट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, कि हमारे जो डिमांड शेड्यूल होंगे वो टू टाइप्स के होंगे। देन दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये जो डिमांड शेड्यूल था वो इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल मीन्स एक पर्टिकुलर फर्म की जो डिमांड थी वो इस स्टाइल्स की थी। अब इसमें मैं एक बी फर्म को भी और ले लेती हूँ, तो बी फर्म की डिमांड इस स्टाइल की थी, तो दिस इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ ए एंड दिस इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ बी। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए आप, ए प्लस बी, इन दोनों की टोटल यहाँ लिख दीजिए, और फिर एक ग्राफ और आप ऊपर की ओर बता दीजिए। तो दिस इज ऑफ द डिमांड शेड्यूल ऑफ मार्केट। तो इस स्टाइल से जो है मार्केट का एक डिमांड शेड्यूल आपका प्रिपेयर हो जाएगा, पहले इंडिविजुअल फिर बी के साथ, फिर दोनों की एक कंबाइंड टोटल कर करके आप यहाँ पर इस स्टाइल से एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये जो आएगा ये आपका यहाँ पर इस स्टाइल का एक ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ डिमांड, कि रियल में कितने टाइप्स के जो है वो डिमांड होते हैं। तो डिमांड जो होती है वो वेरियस टाइप्स की होती है। फर्स्ट है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड मीन्स विच आर टोटली लिंक्ड विद प्राइस। प्राइस डिमांड मीन्स ये होता है कि जिसकी लिंक ओनली प्राइस के साथ हो। रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, जिसमें रिमेनिंग थिंग्स जो होती है वो कांस्टेंट होती है। प्राइस जो होता है वो मोस्ट पावरफुल फैक्टर होता है, और टोटल डिमांड जो होती है वो उसी से अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पर ये होगा कि इस टाइप्स की डिमांड की क्या लिंक होती है कि प्राइस हाई देन डिमांड जो है वो लोअर हो जाएगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फर्स्ट टाइप्स की जो आपकी डिमांड होती है प्राइस डिमांड, विच इज टोटली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जिसके प्राइस से जिसके लिंक होती है। नेक्स्ट आती है इनकम डिमांड। तो प्राइस डिमांड का जो आपका ग्राफ होगा वो इस स्टाइल से होगा। आप चाहो तो अलग अलग यहाँ से, जैसे इस प्राइस पर आपकी ये कमा है, प्राइस के डाउन होते ही आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप ए और बी इन दोनों को मैच करोगे तो इस स्टाइल से होगा। फर्स्ट हाई प्राइस पे आपकी डिमांड ये थी, प्राइस लोअर होते ही आपकी डिमांड हाई हो गई, तो यहाँ डाउनफॉल हुआ और इधर इंक्रीमेंट हुआ। देन दिस डिमांड इज नॉन एज, ये वापस ओ एक्स क्वांटिटी और प्राइस, और दिस इज डी डी। तो ये है आपका प्राइस डिमांड का जो हुआ वो हो गया कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट आती है आपकी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड इज टोटली रिलेटेड विद द इनकम ऑफ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर की इनकम से रिलेटेड होती है, जिसकी लिंक कंज्यूमर की इनकम से होती है। ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऐसा सब लोग मानते हैं। बट कंज्यूमर क्या होता है, टू टाइप्स की कमोडिटीज को कंज्यूम करता है। फर्स्ट इज सुपीरियर एंड सेकंड इज इंफीरियर। एवरी टाइप्स के जो कंज्यूमर होते हैं विच आर कंज्यूम टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। फर्स्ट इज सुपीरियर एंड सेकंड इज इंफीरियर। देन व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर गुड? सबसे पहले इनकम डिमांड का मतलब समझ गया, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर और बायर। ऐसी डिमांड जो कंज्यूमर की इनकम से डायरेक्ट लिंक्ड होती हो, जिस स्टाइल से आपके इनकम में चेंजेस होंगे एटलीस्ट उसी स्टाइल से आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। बट दिस इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम डिमांड। फर्स्ट है आपकी सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है इट इज पॉजिटिव विथ योर इनकम लेवल। वो किस स्टाइल से होती है, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम। इसकी आपकी इनकम से जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इस स्टाइल की डिमांड में आपका डीडी का जो ग्राफ है वो इस स्टाइल से गिरता हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा ये होगा कि सपोज कीजिए पहले आप ये क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, आपकी इनकम का लेवल ये था, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो देन आपकी क्वांटिटी भी आप जो है वो हायर करोगे। तो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। सुपीरियर गुड्स, देन सुपीरियर गुड्स आर दोज गुड्स वेयर positive relationship with
इनकम की, ऐसे गुड्स जिनकी इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज होता है. इफ इनकम डिक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज, इफ इनकम इंक्रीज देन डिमांड विल इंक्रीज. अब सुपीरियर गुड्स क्या होता है कि कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए. फॉर एग्जांपल आप शुगर को यूज करते हैं, कुछ लोग गुड़ को यूज करते हैं, तो आपके लिए शुगर है, कुछ लोगों के लिए जो वेजिटेबल ऑयल है वो सुपीरियर है किसी के लिए. तो सुपीरियर गुड्स में ऐसी कोई नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स की कमोडिटी सुपीरियर और इंफीरियर होती है. इट मे बी पॉसिबल कि इनके लिए जो इंफीरियर है वो किसी और के लिए सुपीरियर हो सकती है. तो सुपीरियर गुड्स वो होता है जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो, बेटर हो, जिसको हम अच्छा समझते हो. जैसे शक्कर और गुड़ में शक्कर को, और काली चाय और अच्छी चाय में चाय को, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में जिनको हम इस स्टाइल से ले सकते हैं. तो पॉजिटिव इनकम का तो ये हो गया. अब आता है कि नेगेटिव inferior goods. Inferior goods are those goods which income effect is negative. जिसका इनकम पर जो इफेक्ट होता है, इनकम के साथ इनकी डिमांड पर जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है. इफ इनकम हाई, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपके लिए इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप हाई कर दोगे. समझ लो पहले इसको. अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपने इंफीरियर गुड्स अब आप नहीं खाओगे. अगर इनकम बढ़ गई तो अब गुड़ खाने से क्या मतलब है, शुगर का टेस्ट किया जाए, वेजिटेबल ऑयल का कोई मतलब नहीं है, देशी घी खाया जाएगा. तो ये वाला हिसाब किताब यहाँ पर होता है. अब इनकी जो डिमांड होगी वो इस स्टाइल से होगी. देखिए, हाई इनकम, देन आपके थ्रू जो डिमांड की जाती थी वो. अब पहले आपकी इनकम कम थी तो आप इतना ज़्यादा सामान खाते थे. यहाँ पर आपने जो शो किया है वो इंफीरियर गुड्स को है, यहाँ पर आप इनकम को शो कर रहे हो. देखिए, जब आपकी इनकम का लेवल ये था तो आप बहुत ज़्यादा इंफीरियर गुड्स को खाते थे. मतलब बहुत ज़्यादा आप गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल ऑयल है, आपके घर में देशी घी आता ही नहीं है. अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम ने जंप लगा लिया, तो आपने ऐसे गुड्स की डिमांड को कम कर दिया. अब आपके घर में गुड़ भी नहीं आता और वेजिटेबल ऑयल भी नहीं आता है. तो इनकी जो लिंक होगी वो नेगेटिव लिंक होगी इनकम के साथ. अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपने इनकी डिमांड को कम कर दिया. देखिए, आपकी इनकम तो इंक्रीज हो रही है, इसकी शिफ्टिंग फॉरवर्ड हो रही है, बट इसकी शिफ्टिंग आपके बैकवर्ड हो रही है. तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होती है. नेक्स्ट आता है आपकी क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज. क्रॉस डिमांड का मतलब होता है कि अगर अदर कमोडिटीज की प्राइस में चेंज हो गया तो आपकी डिमांड में भी चेंजेस हो जाएगा. देन इट इज टोटली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ अदर कमोडिटीज. अब यहाँ भी आपके टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स में वो गुड्स आते हैं जिनको आप इजी गोइंग सब्सटीट्यूट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, कॉफ़ी है, उसके साथ आपकी टी है, कॉफ़ी के साथ टी, पेप्सी के साथ आप कॉक को कर सकते हो, कॉक को कर सकते हो. और बहुत से ऐसे एग्जांपल है जिनका परफेक्ट सब्सटीट्यूशंस होता है. तो परफेक्ट सब्सटीट्यूशंस में क्या होता है कि इसके अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर इसके प्राइस डिक्रीज होते हैं तो इस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. वापस आपको इस स्टाइल से देखना पड़ेगा इस ग्राफ को. ये हो गया आपका. अब यहाँ पर जो प्राइस बताए गए हैं वो एक कमोडिटी के बताए गए हैं, और डिमांड जो बताई गई है वो एक कमोडिटी की बताई है. सपोज कीजिए यहाँ जो प्राइस चल रहा है, देखो ग्राफ वही का वही है, बट यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया. प्राइस जो है वो कॉफ़ी के हैं. कॉफ़ी के प्राइस बहुत हाई थे. सपोज कर लीजिए 10 रुपीज़ थे, तो आप कितने कप चाय पीते थे? 3 कप. कॉफ़ी के प्राइस क्या थे? कॉफ़ी के प्राइस जब आपके ये थे तो आपके थ्रू जो कमोडिटी कंज्यूम की जा रही थी वो ये थी. अब आपके कॉफ़ी के जो उसमें है प्राइस में डाउनफॉल आया, तो आपके थ्रू इस कमोडिटी का जो कंजम्पशन किया जा रहा है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा. तो इस स्टाइल्स का जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जो है वो प्राइस को शो करते हैं. वापस समझिए इसके ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर समझा दूंगी. सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स तो आप समझ गए. दिस इज कॉफी एंड दिस इज टी. ये टू टाइप्स के होते हैं.
ग्राफ थोड़ा सा वो गलत था, यहाँ इस स्टाइल का ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ। ये देखिए आप, यहाँ पर हमने किसके प्राइस को शो किया, कॉफ़ी के प्राइस को शो किया है, और यहाँ पर हमने टी की जो है क्वांटिटी उसको शो किया है। देखिए कॉफ़ी के प्राइस जब आपके 10 रुपीज़ थे तो आप 3 कप टी या 4 कप टी या 5 कप टी वही लेते थे। अब कॉफ़ी के प्राइस हाई हो गए हैं, कॉफ़ी कितने की हो गई है, 15 रुपीज़ की हो गई है, तो आपने इसके जो है वो आपने कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो इसका डिमांड कर्व भी इस स्टाइल से होगा। वापस समझ लो, देखो ग्राफ एक जैसे ही लग रहे हैं पर उनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। ओ एक्स वाई, यहाँ पर जो मैं प्राइस शो कर रही हूँ वो कॉफ़ी के प्राइस है, और जो मैं डिमांड शो कर रही हूँ वो टी की है। तो वापस समझो, जब कॉफ़ी 10 रुपये में मिलती थी तो एक पर्टिकुलर आदमी 3 कप ही चाय पीता था, कॉफ़ी बढ़ गई, बाकी वो कॉफ़ी पीता था, लेकिन अब कॉफ़ी के प्राइस 15 हो गए तो उसने कॉफ़ी को अपनी डिमांड के शेड्यूल से बाहर निकाल दिया और अब वो 2 कप चाय के और पीने लग गया। इट मीन्स अब वो 5 कप टी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस स्टाइल की रिलेशनशिप होती है सब्स्टिट्यूशन गुड्स में कि अगर एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे की डिमांड में इंक्रीमेंट आ जाए, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो चीज़ कॉस्टली हो गई है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, उसके कंपैरिजन में जो कमोडिटी अभी चीपर है एटलीस्ट उसको कंज्यूम करते हैं। अब आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिन दोनों का साथ में कंजम्पशन करना कंपलसरी हो जाता है। तो वो जो डायग्राम था वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का था इस स्टाइल से कि यहाँ पर आप कार के प्राइस बता दीजिए और यहाँ कार के प्राइस और यहाँ पर आपका पेट्रोल का जो है वो कंजम्पशन आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कार अगर महंगी थी, 10 लाख की थी, तो आपके थ्रू जो है वो 5 लीटर या 50 लीटर जो भी है वो पेट्रोल की डिमांड की जाती थी। कार का प्राइस डाउन हो गया, 8 लाख हो गया, तो आपके थ्रू जो पेट्रोल की डिमांड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि अब बहुत से लोग जो है वो कार परचेज करने लग गए। तो यहाँ डी इस स्टाइल का आएगा, हेयर वी आर शोइंग द प्राइस ऑफ कार एंड हेयर वी आर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, कि हम कितना पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं ये उसको बता रहा है। यहाँ पर हम बता रहे हो कि कार आप कितनी, कार के प्राइस की क्या कंडीशन है। तो जब 8 लाख की गाड़ी आती थी तो लोग क्या करते थे, 100 जो लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन कर लेते थे। पर जैसे ही कार महंगी हुई लोगों ने पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर दिया। कम क्यों कर दिया? लोगों ने कार चलाना बंद कर दिया, कार खरीदना बंद कर दिया, रिप्लेस करना बंद कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये इस स्टाइल से जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड होती है। तो 3 टाइप्स की डिमांड क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड वो होती है जो कंपलसरी, वापस एक ही साथ दोनों का होना कंपलसरी है। अगर वो जॉइंट में नहीं है तो फिर उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। फॉर जैसे है बैट और बॉल, बैट है बट बॉल नहीं है, हालांकि बॉल लेके अकेले खेल सकता है बट ऐसा नहीं माना जाता है। टूथपेस्ट एंड ब्रश, टूथपेस्ट है तो ब्रश होना कंपलसरी है, कप है तो टी का होना कंपलसरी है। तो इस स्टाइल से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी डिमांड एक साथ होना जरूरी है। अगर उन दोनों को एक साथ नहीं लाया जाता है तो प्रोडक्शन, उनका कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डिराइव्ड डिमांड वो होती है जो क्रिएट करती है डिमांड को। डिराइव्ड डिमांड विच इज क्रिएटेड बाय द डिमांड ऑफ वन कमोडिटी, कि मैंने पर्टिकुलर एक ही चीज की डिमांड की है, टी। टी की डिमांड करने का मतलब ऑलरेडी मिल्क हो गया, ऑलरेडी जो है वो टी लीफ हो गया, बहुत सारी चीजें, गैस की डिमांड होगी। अगर मैं डिमांड करूं हाउस, देन ब्रिक्स, सीमेंट्स, आयरन जो भी है उनकी डिमांड हो जाएगी। इफ मेरी डिमांड जो है वो कार की हो देन उसके जितने भी टूल्स होंगे उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो डिराइव डिमांड वो होती है कि आपकी पर्टिकुलर एक ही कमोडिटी की डिमांड है बट उस पर्टिकुलर कमोडिटी को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज की डिमांड क्रिएट हो जाती है, जो भी इनपुट्स उसमें यूज होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स होता है कि एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। लॉस ऑफ डिमांड आपको ये बता रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज। तो ये लॉज ऑफ डिमांड आपको ये क्लियर करेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देन देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांड। इफ द प्राइस हाई, वापस वही बात है, then quantity demand will low. If the price low, then quantity demand will high. Then the law of demand explain us that what is the relationship between price and demand of a particular commodities. तो laws of demand वो laws है
जो हमें ये एक्सप्लेन करके बताता है कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर इकोनॉमिक में किस स्टाइल्स की डिमांड में जो चेंजेस का ट्रेंड चल रहा है वो बता रहा है। तो ये लो आपको ये बताएगा कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज होता है, एक में अगर अपवर्ड चेंज होगा तो दूसरे में इफ रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी लॉज ऑफ डिमांड क्रिएट होगा। इफ रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट इट मींस आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, सब्स्टिट्यूशंस, गुड्स के प्राइस वो कुछ चेंज नहीं हो तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इकोनॉमिक में ऑपरेट होगा। हाई अगर आपकी हाई अगर प्राइस है तो लो डिमांड होगी और लो प्राइस है तो हाई डिमांड होगा। वापस आपको एक वही डिमांड जो है वो बनानी है और इस स्टाइल से एक डिमांड शेड्यूल बनानी है। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के प्राइस ले लेना और क्वांटिटी ऑफ डिमांड बता देना। बस एक बात ध्यान रखना, इफ प्राइस इंक्रीज देन डिमांड विल गोज ऑन डाउन डिक्रीज। आपकी डिमांड को आप जो है वो इस स्टाइल से एक डाउनफॉल पर ले जा करके बता देना। तो डी का जो स्लोप होगा वो आपका इस स्टाइल से होगा, डी आपका इस बार इस स्टाइल से आएगा। इसकी रिलेशनशिप आपको इस स्टाइल से जो है वो पता चल जाएगी कि एज वेल एज प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज, इफ प्राइस विल इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज। यहाँ पर अगर प्राइस 10 रुपीज था तो आप एक ही कमोडिटी का कंज्यूम करते हो, प्राइस 8 हो गया तो आपने अगर प्राइस जो है वो 1 रुपीज था तो आप कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, 10 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे। अगर आपके प्राइस 2 रुपीज हो गए तो आपने 8 कमोडिटीज कंज्यूम कर लिया, और अगर 3 हो गए तो आपने 5 कमोडिटीज का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया। तो इस स्टाइल से एक आपको लॉज ऑफ डिमांड में एक शेड्यूल बनानी पड़ेगी, इस स्टाइल का ग्राफ बनाना पड़ेगा और आपको ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉज ऑफ डिमांड। तो लॉज ऑफ डिमांड में क्या क्या अजम्पशंस है कि ये क्यों ऑपरेट होता है कि आपका डी इसी स्टाइल से जाएगा। तो ये लॉज ऑफ डिमांड है कि हाई प्राइस पर लोअर, लोअर प्राइस पर हाई। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है इनकम, टेस्ट एंड फैशंस। अगर आपकी अजम्पशंस मानी गई है कि आपकी इनकम, आपका टेस्ट और आपका प्रेफरेंस, दीज रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, अगर ये तब तक कांस्टेंट नहीं रहेगी ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा। ये कांस्टेंट होती है तो ही ये आपका लॉ जो होता है वो ऑपरेट होता है। नेक्स्ट आता है आपका नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज की जो रिलेटेड कमोडिटीज है उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो। तो रिलेटेड कमोडिटीज में जैसे मैंने आपको बताया कॉफी और टी, अगर इसके प्राइस में चेंज नहीं होगा तो इसकी डिमांड में किसी स्टाइल का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये अजम्पशन है, जब इसके प्राइस में चेंज होगा तभी आपकी इस कमोडिटीज का जो है उसकी डिमांड जो है वो चेंज करेगी। नो पॉसिबिलिटी इन द चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में भी प्राइस के कोई चेंजेस नहीं है। सपोज कीजिए कि आज मैं टी ही कंज्यूम करती हूँ तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि आज जो कॉफी 5 रुपए में मिल रही है या कल जो है वो 2 में ही मिलेगी या फिर 1 में ही मिलेगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं आज डिमांड नहीं करूंगी, 2 दिन बाद ज़्यादा डिमांड उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करना है तो मैं 2 दिन बाद जाके भी परचेज कर सकती हूँ। तो ऐसा है कि अगर फ्यूचर में चेंजेस होने के चांसेस हुए तो चेंजेस अगर नेगेटिव होते हैं तो आज डिमांड नेगेटिव होगी, और अगर चेंजेस पॉजिटिव होते हैं तो आज डिमांड पॉजिटिव होगी। कि जैसे प्राइस बढ़ेंगे, 5 रुपए होंगे तो मैं आज 50 किलो चाय की पत्ती आज ही लेकर के परचेज कर करके आ जाऊंगी। तो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में चेंज की। उसके बाद है कमोडिटी शुड नॉट प्रेस्टिजियस। जो कमोडिटी इट इज नॉट प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है कि मेरी मतलब पोजीशन को बनाने वाले नहीं। डायमंड है तो डायमंड हाई होंगे तभी परचेज करूँ, कार है नहीं, कार जितनी ज़्यादा कॉस्टली होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसा कोई प्रेस्टिजियस गुड्स जो दिखावा पसंदगी करता हो या जो शो ऑफ करता हो या जो आपका लेवल थोड़ा हाई कर देता है उस स्टाइल की कमोडिटी में आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज अगर चेंज नहीं होगा तो ही आप डिमांड में चेंजेस के इफेक्टिव एलिवेट कर पाओगे, ऐसा माना जाता है। अगर पॉपुलेशन का साइज चेंज हो गया तो फिर आपका हो सकता है लॉज ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट नहीं हुए। उसके बाद नो चेंज इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी में किसी स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जितना प्रोडक्शन हो रहा है कम हमारी इकोनॉमी में उतना ही होना चाहिए। अगर हाई लेवल का प्रोडक्शन हो गया तो फिर प्राइस डाउन जाएगा, प्राइस डाउन जाएगा तो आपकी डिमांड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट भी किसी स्टाइल की कोई पॉलिसी में चेंज नहीं करे, स्ट्रिक्टनेस नहीं लाए या जो है रिगिडनेस नहीं हो, ना कंट्रोल हो, ना लिबरलाइजेशन हो, ना टैक्स की रेट हाई हो, ना टैक्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लॉज ऑफ डिमांड आपका ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद है कि आपके इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो दीज आर सम अजम्पशंस। ये सब अजम्पशंस मीन्स होता है कि ऐसा मान लिया गया है कि ऐसा होता है,
होता है तो ये लॉ ऑपरेट होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इकोनॉमिक में ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड।